हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के बारे में डिस्कस किया था और इस क्लास में हम मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। एंड आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, सो मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में दिए हैं? मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए हैं, पार्ट 3 में दिए हैं। और कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें मौलिक अधिकार दिए हैं? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में दिए हुए हैं। अब फ्रेंड्स, यूएसए यानी कि अमेरिका वो ऐसा पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए और उन अधिकारों को संविधान में इंक्लूड किया यानी कि सम्मिलित किया। ओके, यानी कि यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू गारंटी सम बेसिक राइट्स एज द फंडामेंटल राइट्स एंड टू इंक्लूड दीज राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका वो पहला ऐसा देश था जिसने कुछ बेसिक अधिकारों को, कुछ मूलभूत अधिकारों को अपने नागरिकों को दिया और उन अधिकारों को अपने संविधान में भी सम्मिलित किया। ओके, और इनको अमेरिका में कहते थे बिल ऑफ राइट्स। ओके, सो अमेरिकी संविधान वो पहला संविधान था जिनमें मौलिक अधिकार थे। सो अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार, कुछ मूलभूत मानव अधिकार को दिया और उनको अपने संविधान में सम्मिलित किया, और इन्हें क्या कहते थे अमेरिका में? बिल ऑफ राइट्स। ओके, और इन्हीं को आगे चल के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहा गया। अब फ्रेंड्स, इंडिया में जो मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने इनकी प्रेरणा कहाँ से ली? सो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं उनको अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात का ये मतलब है, चूंकि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए थे और जो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनका नाम क्या था? बिल ऑफ राइट्स। तो जो अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स था उससे प्रेरित होकर, उससे इंस्पायर होकर हमने भी अपने संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया। ओके, सो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रेरणा कहां से मिली? उनको अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा मिली। सो वी अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स है उससे प्रेरणा लेकर हमने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया। ओके, और भारत की जनता को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी कि ये मौलिक अधिकार भारत की जनता के लिए हैं। अब फ्रेंड्स, 1931 में जो कराची सेशन हुआ था उसमें सबसे पहली बार भारतीयों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ओके, सो जो 1931 का कराची सेशन था उसमें सबसे पहली बार भारतीय लोगों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये था फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि व्हाई आर दीज राइट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इन अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? तो क्या सवाल है? सो सवाल ये है कि इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा क्यों जाता है, कुछ और क्यों नहीं कहा जाता, मौलिक अधिकार ही क्यों कहा जाता है? तो इसके 4 रीजंस हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहला कारण है कि दीज राइट्स आर गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, यानी कि इन अधिकारों की गारंटी देश के मौलिक कानून द्वारा दी जाती है। अब देश का मौलिक कानून कौन है? देश का मौलिक कानून संविधान है। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान देश की मौलिक विधि है, मौलिक कानून है, यानी कि देश का सबसे पहला कानून है, देश का सर्वोच्च कानून है। और चूंकि इन अधिकारों की जो गारंटी है,
इन अधिकारों को किसने प्रदान किया है, इन अधिकारों की गारंटी किसने ली है, संविधान ने ली है। और संविधान क्या है, संविधान देश की मौलिक विधि है और इस कारण से इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनकी गारंटी देश के मौलिक कानून ने ली है और चूंकि इनकी गारंटी देश के मौलिक कानून ने ली है इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब दूसरा कारण क्या है, तो दूसरे और तीसरे कारण को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो दूसरा और तीसरा कारण है कि स्टेट कैन नॉट टेक अवे देम एंड एनी लॉ कैन नॉट वायलेट देम, यानी कि सरकार उन्हें नागरिकों से नहीं छीन सकती और कोई भी कानून उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं सरकार की कार्यपालिका है। जो एग्जीक्यूटिव है या कार्यपालिका है वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं ले सकती जिससे एक या उससे अधिक फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। और यदि कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव ऐसा भी कोई भी काम करती है जिससे एक या उससे अधिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर वो नागरिकों से छीन लिए जाते हैं या फिर उनके प्रभाव में कमी आती है, तो न्यायपालिका यानी कि देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के उस कार्य को अवैध घोषित कर देगा। उसके अलावा जो देश का संसद है और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो एक या उससे अधिक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे या उनके प्रभाव में कोई कमी लाए। ओके, तो जो संसद है या राज्य की जो विधानसभाएं हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो एक या एक से अधिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे या फिर उनके प्रभाव में कोई कमी लाए। ओके, और यदि संसद या कोई भी राज्य की विधानसभा ऐसा कानून बनाती है तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसे सभी कानून जो संविधान के लागू होने के पहले बनाए गए थे और ऐसे सभी कानून जो संविधान के लागू होने के बाद बनाए गए, यानी कि कोई भी कानून हो यदि वो संविधान के यदि उसका कोई भी प्रावधान, कोई भी कानून हो, चाहे वो संविधान के लागू होने के पहले बनाया गया हो चाहे वो संविधान के लागू होने के बाद बनाया गया हो, यदि वो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, मीन्स इफ इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट, यदि वो एक या एक से अधिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून के, उस विधि के, उस पर्टिकुलर प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ओके, इस कारण से इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून इनका उल्लंघन नहीं कर सकता, यदि वो ऐसा करेगा तो उसको सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर देगा और कोई और सरकार या राज्य इन अधिकारों को नागरिकों से नहीं छीन सकती। यदि सरकार ऐसा करने की कोशिश करेगी तो सरकार के उस कार्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा और इस कारण से भी इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं, यानी कि ये मूलभूत अधिकार हैं, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक हैं। सर्वांगीण विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास। तो यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करना चाहता है यानी कि अपना शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास, तो ये जो अधिकार हैं ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। कैसे हैं? तो इस बात के लिए मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फ्रेंड्स, मान के चलिए जो जीवन का अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 21 से मिलता है, यानी कि राइट टू लाइफ हमें आर्टिकल 21 गारंटी करता है। अब मान के चलिए यदि हमारे पास राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार नहीं होता, यदि आपके पास जीवन का अधिकार नहीं होता तो हर समय आपको अपने जीवन के हानि का डर लगा रहता, अपने लाइफ के लॉस का फियर रहता कि ऐसा तो नहीं कोई मुझे मार देगा, कहीं सरकार तो मुझे नहीं मार देगी, कहीं मेरा पड़ोसी ही तो मुझे नहीं मार देगा। आपके पास अपने जीवन की गारंटी ही नहीं होती और आपको हर समय अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ती, हर समय डर लगा रहता कि कहीं मेरा जीवन खत्म ना कर दिया जाए। अब इतने दबाव में और इतने चिंता के माहौल में, इतने ज़्यादा प्रेशर में क्या आप अपना शारीरिक विकास कर सकते हैं? क्या आप अपना बौद्धिक विकास कर सकते हैं? क्या आप अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
क्यों? क्योंकि आपको हर वक्त इस बात का डर रहेगा कि कहीं मेरा जीवन समाप्त ना हो जाए। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन मान के चलिए जो आज है, कि हमारे पास अपने जीवन की गारंटी है, हमें पता है हमारा जीवन हमसे कोई नहीं छीन सकता। यदि सरकार भी हमारा जीवन हमसे छीनने की कोशिश करेगी तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार के उस कार्य को अवैध घोषित कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय सरकार को वो करने से रोक देगा। हमारा कोई भी पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन को हमसे नहीं छीन सकता। यदि वो इसकी कोशिश करेगा तो राज्य उसको दंड देगा। यानी कि उसके मन में भी डर है कि यदि मैं इसके जीवन को छीनूंगा तो राज्य मुझसे मेरा जीवन छीन सकता है। यानी कि हमारे पास हमारे जीवन की गारंटी है, तो हम अब बेफिक्र हैं, हमारे पास कोई डर नहीं है, हम निडर हैं कि हाँ हमारा जीवन सुरक्षित है। तो ऐसे में हम आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। और व्यायाम करके, किताबें पढ़ के, योग करके हम अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। सो दे आर द राइट्स विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। और ये जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, यानी कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास है, वो किसी भी इंसान के जीवन की एक मौलिक आवश्यकता है। क्योंकि हम जानवर तो है नहीं कि हमें सिर्फ खाना खाना है और सोना है। हमें क्या करना है? हमें अपना मानसिक विकास करना है, हमें अपना बौद्धिक विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना है। तो एक मानव होने के नाते हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और चूंकि ये जो अधिकार हैं वो इन आवश्यकताओं को पूरी करने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए भी इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये सब कारण थे कि क्यों इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब फ्रेंड्स, दीज राइट्स आर नोन एज द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि ये जो अधिकार हैं वो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। आधारशिला है यानी कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि इन अधिकारों के एब्सेंस में जो लोकतंत्र है वो सही से काम नहीं कर सकता। तो भारतीय लोकतंत्र सही से काम करे, इसके लिए मौलिक अधिकार बहुत अधिक आवश्यक हैं। ओके, सो इस बात को याद रखना कि जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है। दे आर द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब फ्रेंड्स, अब आप फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को और अच्छे से समझ सकें, इसके लिए हम ऑर्डिनरी लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को कंपेयर करते हैं। यानी कि साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों को हम कंपेयर करते हैं। साधारण विधिक अधिकार और मौलिक अधिकारों को हम कंपेयर करते हैं, और इसके बाद आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि वास्तव में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोवाइडेड एंड एनफोर्स्ड थ्रू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि साधारण विधिक अधिकार या साधारण कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं, ये अधिकार भूमि के सामान्य कानून के माध्यम से प्रदान और लागू किए जाते हैं। ओके, सो साधारण कानूनी अधिकार भूमि के सामान्य कानून के माध्यम से प्रदान और लागू किए जाते हैं। अब सामान्य कानून का मतलब क्या है? जैसे कि संसद है, तो ऐसा कानून जो संसद ने बनाया हो या किसी भी राज्य की विधानसभा ने बनाया हो, यानी कि पार्लियामेंट ने बनाया हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया हो। और इसको बनाने के लिए संसद या किसी भी राज्य की विधानसभा को कौन सा बहुमत चाहिए होता है? साधारण बहुमत, यानी कि सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? कि मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 50% का बहुमत। ओके, सो साधारण बहुमत से इन कानूनों को बनाया जाता है। तो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स या साधारण कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो सामान्य कानून के माध्यम से प्रदान और लागू किए जाते हैं। तो ये वो अधिकार हैं जो हमें सामान्य कानून ने प्रदान किए हैं, और इनको लागू भी कौन करता है? सामान्य कानून इनको एनफोर्स करता है, यानी कि लागू करता है। और सामान्य कानून कौन सा कानून है? जो संसद या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत से बनाए, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से बनाए। लेकिन फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं या मौलिक अधिकार क्या हैं? सो फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त और गारंटीकृत होते हैं। तो मौलिक अधिकारों को हमें कौन देता है? संविधान देता है। और मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन लेता है? संविधान लेता है। और चूंकि हम जानते हैं संविधान देश की पहली विधि है,
मौलिक विधि है, मूलभूत विधि है। तो संविधान जो है देश की सर्वोच्च विधि है, यानी कि देश में जितनी भी और विधियां हैं, जितने भी और कानून हैं, लॉज हैं, वो सब नीचे हैं और संविधान उन सबसे ऊपर है। संविधान उन सबका बॉस है। ओके। और जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है। और उनकी गारंटी भी कौन लेता है? संविधान लेता है। तो डेफिनेटली जो साधारण कानूनी अधिकार हैं वो नीचे होते हैं, कम पावरफुल होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं, और जो मौलिक अधिकार हैं वो बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण कानूनी अधिकार को कौन दे रहा है? एक सामान्य कानून, जिसको संसद ने या राज्य की विधानसभा ने एक साधारण बहुमत से पारित किया हो। लेकिन मौलिक अधिकारों को कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनी ऑर्डिनरी लीगल राइट बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। यानी कि किसी भी साधारण विधिक अधिकार या साधारण कानूनी अधिकार को बदलने के लिए, ऐसे कानूनों को बदलने के लिए विधि बनाने की साधारण प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। सो उन्हें कानून बनाने की साधारण प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, मान के चलिए देश की संसद ने एक कानून बनाया और उस कानून के थ्रू आपको कोई अधिकार प्रदान कर दिया। अब यदि संसद चाहती है कि वो इस अधिकार को आपसे छीन ले या इस अधिकार का प्रभाव कम कर दे, या सिंपल भाषा में कहें तो इस अधिकार को बदल दे, तो यदि संसद इस अधिकार के प्रावधान को बदलना चाहती है, इसको आपसे छीनना चाहती है, इसके प्रभाव को कम करना चाहती है, तो इसको वो कानून बनाने की साधारण प्रक्रिया द्वारा बदल सकती है। और कानून बनाने की साधारण प्रक्रिया के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, यानी कि सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब कि मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% का बहुमत। और ये बहुमत बहुत ही आसानी से अटेन किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स can see a change in them by the process of amending the constitution. Means if parliament want to amend the fundamental rights, then parliament can do so by the process of amending the constitution. यानी कि यदि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करना चाहता है या मौलिक अधिकारों में कुछ बदलाव लाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए संसद को संविधान के संशोधन की प्रक्रिया द्वारा ही करना पड़ेगा। और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आप जानते हैं बहुत जटिल होती है। संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए होता है, कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है? तो विशेष बहुमत चाहिए होता है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। कौन सी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस। यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत, जो कि कम से कम सदन के पूर्ण बहुमत के बराबर या उससे अधिक हो। सो जो मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि संसद उनको बदलना चाहती है तो संसद उनको संविधान में संशोधन करके ही बदल सकती है। यानी कि यदि संसद को मौलिक अधिकारों को बदलना है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है, तो उसके लिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका यूज करके ही संसद इनको बदल सकती है। और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के लिए कौन सा बहुमत चाहिए होता है? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस, यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत, जो कि सदन के पूर्ण बहुमत के बराबर या उससे अधिक हो। और इस टाइप की जो मेजोरिटी होती है उसको सदन में ला पाना बहुत कठिन होता है। तो इस बात से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संसद किसी भी साधारण कानूनी अधिकार को आसानी से बदल सकती है। क्यों? क्योंकि इसको बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया चाहिए? साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया। और उसके लिए कौन सा बहुमत लगता है? साधारण बहुमत, यानी कि सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी को सदन में आसानी से लाया जा सकता है। यानी कि संसद किसी भी साधारण कानूनी अधिकार, यानी कि पार्लियामेंट किसी भी ऑर्डिनरी लीगल राइट को बड़े ही आसानी से बदल सकती है या उसे नागरिकों से छीन सकती है। लेकिन जो देश की पार्लियामेंट है, देश की संसद है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार को आसानी से नहीं छीन सकती और ना ही आसानी से उसमें कोई बदलाव कर सकती है। यदि संसद किसी भी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार में बदलाव करना चाहती है तो इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक जटिल है। अब इसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या है? सो फ्रेंड्स, ऑन द वायलेशन ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स केस कैन बी फाइल्ड इन सबऑर्डिनेट कोर्ट और एट मैक्स हाई कोर्ट। यानी कि यदि आपके साधारण कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है
तो आप अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय में मामला दायर कर सकते हैं। ओके, तो मान के चलिए आपको कोई साधारण कानूनी अधिकार प्राप्त है और इसका सरकार या कोई भी दूसरा नागरिक उल्लंघन कर देता है, इसका वायलेशन कर देता है, तो आप या तो आप अधीनस्थ अदालत में जाके केस दायर करेंगे या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर एक व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो मान के चलिए आपका कोई मौलिक अधिकार है, ओके, जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यदि आपके किसी ने वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को या किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है, वो भले ही कोई इंसान हो या भले ही वो सरकार हो, भले ही वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो, तो यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का किसी ने भी उल्लंघन किया है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं और फिर आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राहत दी जाएगी। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। ओके, सो साधारण कानूनी जो अधिकार होते हैं उनको बहुत कम संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि उनको दे कौन रहा है? देश की संसद दे रही है। देश की संसद उन्हें आसानी से छीन भी सकती है और यदि उनका उल्लंघन किया जाए तो आपको अधीनस्थ अदालत या ज़्यादा से ज़्यादा उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों को कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। और मौलिक अधिकारों को जो संसद है वो बड़ी मुश्किल से उनमें कोई बदलाव कर सकती है, या उनमें बदलाव बहुत, यदि संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव करना चाहे तो इसकी प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है, यानी कि मौलिक अधिकारों को आसानी से नागरिकों से नहीं छीना जा सकता। और उसके अलावा यदि कोई आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो साधारण कानूनी अधिकार होते हैं वो बहुत अधिक संरक्षित नहीं होते, ना ही वो बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा संरक्षित होते हैं, यानी कि दे आर हाईली प्रोटेक्टेड। और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि वो बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाई सर्टेन राइट्स आर डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट्स। कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों घोषित किया जाता है? ओके, या फिर हमारे संविधान में कुछ अधिकारों को, कुछ विशेष अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों घोषित किया गया? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस बात को हम देखते हैं। ओके, सो the purpose of enumerating fundamental rights in the constitution is to safeguard the basic human rights from the vicissitudes of political controversy and to place them beyond the reach of political parties who by the virtue of their majority may come to form the government at center or at the states। यानी कि मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है कि मूल मानव अधिकारों को राजनीतिक विवादों से बचाकर रखा जाए और उन्हें राजनीतिक दलों की पहुंच से परे रखा जाए जो अपने बहुमत के आधार पर केंद्र या राज्यों में सरकार बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत में पार्टी पॉलिटिक्स है, यानी कि जैसे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी। ओके, तो इसे बोलते हैं पार्टी पॉलिटिक्स। अब हम यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, तो इसके लिए हम कुछ हाइपोथेटिकल नेम यानी कि इमेजिनरी नेम्स को इमेजिन कर लेते हैं। तो मान के चलिए 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी और पार्टी डी। सो फ्रेंड्स, अब यदि अब भारत में सरकार कैसे बनती है? तो जिस भी पार्टी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत होगा, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, वो पार्टी सरकार बनाएगी। और पूर्ण बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक। तो सदन की कुल सदस्यता कितनी है लोकसभा की? 543। और यदि आप 543 का आधा करेंगे तो 543 का आधा होता है 271.5, और 271.5 से अधिक यानी कि 272। तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल के पास 272 या उससे अधिक सीटें आएंगी वो सरकार बनाएगा। अब मान के चलिए पार्टी बी के पास 280 सीटें आई।
अब चूंकि जो 280 नंबर है वो 272 से अधिक है, इसलिए पार्टी बी अब केंद्र में सरकार बनाएगी। ओके, अब फ्रेंड्स, चूंकि पार्टी बी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो ऐसी कोई भी पार्टी जिसके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत हो यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो, वो साधारण बहुमत को बड़ी आसानी से पा सकती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक। और साधारण बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% का अधिक। ओके, तो जिसके पास पूर्ण बहुमत है यानी कि जिसके पास कुल सदस्यता के 50% से अधिक की संख्या है, वो साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी बड़ी आसानी से पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल मेजोरिटी में कितना बहुमत चाहिए? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% का अधिक। ओके, तो जिसके पास पूर्ण बहुमत है या एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, वो साधारण बहुमत यानी कि साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी को बड़ी ही आसानी से सदन में ला सकता है। क्यों? क्योंकि जो साधारण बहुमत है वो पूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, जो साधारण बहुमत है वो पूर्ण बहुमत से कम होता है। जो सिंपल मेजोरिटी है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम होती है। तो जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है या पूर्ण बहुमत है, वो सदन में आसानी से साधारण बहुमत को ला सकता है यानी कि सिंपल मेजोरिटी को ला सकता है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए जो पार्टी बी है, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि पार्टी बी की जो विचारधारा है वो रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब, मान के चलिए, वो मानव की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते, वो लिबर्टी में, फ्रीडम में, इस सब में विश्वास नहीं रखते। वो किसी भी नागरिक को स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं देना चाहते। अब मान के चलिए जो आर्टिकल 19 है यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी है, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं होता, यानी कि वो संविधान में इंक्लूड नहीं होता। और यदि वो अधिकार संविधान में इंक्लूड नहीं होता और मौलिक अधिकार नहीं होता, तो उसको बदलने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए था? साधारण बहुमत चाहिए था। अब चूंकि मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पार्टी भी बड़ी ही आसानी से सदन में साधारण बहुमत ला सकती है, और यदि स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं होता यानी कि संविधान में सम्मिलित नहीं होता, तो पार्टी भी बड़ी ही आसानी से स्वतंत्रता के अधिकार को साधारण बहुमत के द्वारा यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अपने नागरिकों से छीन सकते था या उसके प्रभाव को कम कर सकता था। क्यों? क्योंकि पार्टी बी को क्या करना होगा? पार्टी बी को सिंपली एक बिल लाना होगा यानी कि एक विधेयक लाना होगा और उसको सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से पास करना होगा, और इसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो लेकिन आज की करंट प्रैक्टिस क्या है, यानी कि वास्तव में होता क्या है? तो वास्तव में आज की जो स्थिति है वो ये है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है यानी कि राइट टू लिबर्टी है, वो एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है यानी कि वो संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इसको बदलने के लिए संसद में कौन सा बहुमत चाहिए? संसद में कौन सा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। और कौन सा विशेष बहुमत? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग which should be more than absolute majority of the house, यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत जो कि सदन के पूर्ण बहुमत के बराबर हो या उससे अधिक हो। और इस टाइप की मेजोरिटी जो है वो पूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज़्यादा होती है। यानी कि इस टाइप की मेजोरिटी जो है, ये जो विशेष बहुमत है यानी कि ये जो स्पेशल मेजोरिटी है, इसको सदन में लाना बहुत अधिक मुश्किल होता है। यानी कि जो पार्टी बी है, भले ही उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स है, भले ही वो मानव की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखती, परंतु पार्टी बी अकेले ये वाला विशेष बहुमत सदन में नहीं ला सकती। यानी कि पार्टी बी की विचारधारा जो भी हो, पार्टी बी की आइडियोलॉजी जो भी हो, वो कुछ भी कर ले, वो इसको बदलाव नहीं कर सकती। यदि वो इस मौलिक अधिकार में बदलाव करना चाहती है तो उसको विशेष बहुमत चाहिए। और विशेष बहुमत कब मिलेगा? जब दूसरे पार्टीज जो हैं, दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, वो उसका सपोर्ट करें, उसका समर्थन करें। अब चूंकि दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो विरोधी दल हैं, वो अपोजिशन पार्टीज हैं, तो वो उसका समर्थन करेंगी नहीं। और वो उस पार्टी का समर्थन कब करेंगी? जब वास्तव में किसी राष्ट्र हित की बात हो रही होगी, किसी नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही होगी। तो इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इस बात से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ स्पेशल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स इसलिए डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि कुछ विशेष अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए घोषित किया जाता है ताकि उन अधिकारों को हम राजनीतिक विवादों से बचा सकें, उन अधिकारों को राजनीतिक दलों की पहुंच से परे रखा जा सके। भले ही राजनीतिक दल की कुछ भी विचारधारा हो, परंतु एक राजनीतिक दल
अकेला उसको बदलाव ना कर सके। एक राजनीतिक दल जिसकी सरकार केंद्र में है वो अकेले उस मौलिक अधिकार को ना बदल सके। ओके, तो कुछ पर्टिकुलर राइट्स को, कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए घोषित किया जाता है ताकि उन अधिकारों को हम राजनीतिक विवादों से बचा सकें और उन अधिकारों को, उन मानव अधिकारों को राजनीतिक दलों की पहुंच से परे रखा जा सके, कि राजनीतिक दल की जो भी विचारधारा हो, राजनीतिक दल जो भी सोचता हो, लेकिन वो राजनीतिक दल अकेले किसी भी मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ ना कर पाए। यदि वास्तव में राष्ट्र के लिए आवश्यक है, देश के हित में वो बात है, तो दूसरे राजनीतिक दल भी समर्थन करेंगे और ऐसा बहुमत केवल उसी दशा में लाया जा सकेगा। तो ये कारण है कि क्यों कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया जाता है। अब फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको बहुत कम या ना के बराबर बुक्स में मिलेगा। यानी कि ऐसी बहुत कम बुक्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बताती हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया में कोई भी टीचर इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाता है। तो इसलिए यदि आपको मेंस में कोई भी फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछा जाए, इवन आपके ऐसे में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और वहां पर आप इस स्टेटमेंट को मेंशन करते हैं, इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, तो आपको जरूर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप अपना मेंस एग्जाम देंगे तो आप इस स्टेटमेंट को स्मार्टली यूज करेंगे और इस स्टेटमेंट को यूज करके आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले पाएंगे। क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो इसको यूज नहीं करेंगे और आप लोग जब इस चीज को यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और ये स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि क्यों वास्तव में कुछ अधिकारों को ही मौलिक अधिकार घोषित किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस स्टेटमेंट को अपने मेंस में यूज करेंगे और एक्स्ट्रा मार्क्स लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल मोस्टली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट इन फ्यू स्पेसिफिक केसेस, और राइट्स रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू लाइफ। यानी कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को ज़्यादातर राज्य की कार्यवाही के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं और केवल कुछ ही विशेष मामलों में दूसरे व्यक्ति की कार्यवाही के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे कि अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, जीवन का अधिकार। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, इस बात का ये मतलब है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हमें देश की सरकार के खिलाफ, राज्य के कार्यों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे कि यदि हम अनुच्छेद 21 को देखें तो अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग जो देश की सरकार है यानी कि जो राज्य है वो हमारे जीवन को हमसे नहीं छीन सकता, वो किसी भी इंसान से उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। तो आर्टिकल 21 हमें क्या देता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो ज़्यादातर मौलिक अधिकार हैं वो हमें राज्य की कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं कि जिससे कि हमें देश की सरकार के खिलाफ संरक्षण प्राप्त हो सके। जैसे कि अनुच्छेद 21 में जो देश की सरकार है वो किसी के भी जीवन को उससे नहीं छीन सकती या किसी की भी स्वतंत्रता को उससे नहीं छीन सकती। ओके, उसके अलावा फ्रेंड्स, केवल कुछ ही ऐसे बहुत कम और कुछ विशेष ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमें दूसरे व्यक्ति की कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं। ओके, तो ज्यादातर मौलिक अधिकार क्या हैं? वो सिर्फ राज्य के कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं, और जो कुछ मौलिक अधिकार हैं, बहुत कम मौलिक अधिकार हैं, वो हमें दूसरे व्यक्ति की कार्रवाई के खिलाफ भी संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे कि अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी कि कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान के साथ अस्पृश्यता वाला व्यवहार नहीं कर सकता। शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को शोषण नहीं कर सकता। जीवन का अधिकार, यानी कि कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान का जीवन समाप्त नहीं कर सकता, उसे नहीं मार सकता। तो केवल 2-3 ऐसे अधिकार हैं जो हमें दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त हैं। बकाया जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो हमें देश की सरकार या राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। अब फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं है वरन सशर्त हैं। तो क्या मतलब है इस बात का कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड हैं, या फिर संपूर्ण नहीं है, सशर्त हैं? तो इस बात का ये मतलब है कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं।
इस बात को मैं ये आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, उसमें हमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम जो चाहें वो हम बोल सकते हैं, जो हमारे मन में आ रहा है वो हम बोल सकते हैं, हमें इस बात की स्वतंत्रता है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके ऊपर ये प्रतिबंध है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जो भारत का किसी दूसरे देश के साथ संबंध को प्रभावित करे। यानी कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन पर कुछ ना कुछ उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो संपूर्ण नहीं हैं, यानी कि आप जो चाहे वो नहीं कर सकते हो, उनके साथ में कुछ शर्तें भी हैं। अब फंडामेंटल राइट्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि मौलिक अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा गया है। नेगेटिव इंजंक्शंस यानी कि नकारात्मक आदेश, जैसे कि आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, और पॉजिटिव इंजंक्शंस यानी कि सकारात्मक आदेश, जैसे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25। तो नेगेटिव इंजंक्शन या नकारात्मक आदेश का मतलब क्या है कि जिसमें मौलिक अधिकार देश की सरकार को रोक रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार वो नहीं कर सकती। जैसे कि आर्टिकल 14 में सरकार क्या है, किसी जैसे कि हम आर्टिकल 14 को देखें तो आर्टिकल 14 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ओके, तो नेगेटिव इंजंक्शन का मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार राज्य को ये निर्देश दे रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो 14 में क्या कहते हैं कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है नकारात्मक आदेश। और पॉजिटिव इंजंक्शन या सकारात्मक आदेश का मतलब क्या है, जिसमें मौलिक अधिकार देश की सरकार को ये आदेश दे रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है। जैसे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 25 में। जैसे कि यदि हम आर्टिकल 16 क्लॉज 1 को देखें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या आदेश दे रहा है स्टेट को, यानी कि देश की सरकार को, कि राज्य के अधीन जितने भी पद हैं उन पर जो नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय हैं उनमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी कि राज्य को ऐसा करना है कि सभी व्यक्तियों को अवसर की समता प्रदान करनी है। तो नेगेटिव इंजंक्शन या नकारात्मक आदेश का मतलब है कि ऐसा नहीं करना है, और पॉजिटिव इंजंक्शन या सकारात्मक आदेश का मतलब है कि आपको ऐसा करना है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ। सो अगला टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत। तो इसके लिए सबसे पहले हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। यानी कि ऑल द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज which were made before the commencement of the constitution, if they violate one or more fundamental right, then they shall be invalid and void to the level of inconsistency। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान से पहले बनी ऐसी विधियां उस सीमा तक अवैध होती हैं जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत होती हैं। तो क्या मतलब है इस बात का कि संविधान के पहले बनी ऐसी विधियां उस सीमा तक अवैध होती हैं जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत होती हैं। सो इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए हमको पता है बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संविधान के बनने से पहले बन गए थे, जैसे कि आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड या फिर भारतीय दंड संहिता। तो जो इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता है वो संविधान बनने के बहुत पहले बन चुकी थी। ओके, तो ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जितने भी कानून हैं जो संविधान बनने के पहले बनाए गए थे, अब यदि उन कानूनों का कोई भी प्रावधान किसी भी एक या उससे अधिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, ओके, तो उस कानून का कोई भी प्रावधान यदि किसी भी एक या उससे अधिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा तो उस कानून के उस प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ओके, तो उस पूरे कानून को अवैध घोषित नहीं करेंगे, उस कानून के केवल उस प्रावधान को अवैध घोषित करेंगे जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट भीकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला 1955, मानी कि भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस 1955। तो फ्रेंड्स,
सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत लागू किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत लागू किया। फ्रेंड्स, क्या होता है ये आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स? इसका मतलब होता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट कैन बी मेड डॉर्मेंट, यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले पूर्व संवैधानिक कानून को मृत घोषित ना करके सुषुप्त कर दिया जाता है। तो क्या मतलब है इस बात का? मान के चलिए कोई ऐसा कानून है जो संविधान के लागू होने के पहले बनाया गया था, और वो जो कानून है वो संविधान का किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ओके, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 यानी कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग उस कानून को अवैध घोषित किया जाना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि चूंकि ये जो कानून है वो संविधान के लागू होने के पहले बना था, यानी कि जब ये कानून बना था तब संविधान तो था नहीं, यानी कि ये जो कानून है वो शुरुआत से अवैध नहीं है। और ये अवैध कब हुआ है? जब से संविधान लागू हुआ है, यानी कि संविधान लागू हुआ, इस बात में इस कानून का तो दोष है नहीं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना था कि ये जो कानून है वो शुरुआत से अवैध नहीं है। और ये अवैध कब हुआ? जब संविधान लागू हुआ, और जब ये कानून बना तब संविधान तो था नहीं, तो इस बात में इस कानून का कोई दोष नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे किसी भी कानून को मृत घोषित ना किया जाए, यानी कि इसको डेड ना घोषित किया जाए। तो मृत घोषित करने का या डेड डिक्लेयर करने का क्या मतलब है कि अब वो कानून एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, अब वो पूरी तरह से इनवैलिड हो गया है। ओके, अब वो मर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे किसी भी कानून को मृत घोषित ना करके उसको डोरमेंट बना दिया जाए। डोरमेंट बनाने का मतलब है कि उसको सुषुप्त कर दिया जाए, यानी कि उसको सुला दिया जाए। ओके, यानी कि अब वो कानून काम नहीं करेगा। कानून जीवित है, कानून एग्जिस्टेंस में है, लेकिन वो कानून सो चुका है, वो कानून काम नहीं करेगा, और वो कानून फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की छाया में सुरक्षित रहेगा, यानी कि उसकी शैडो में सुरक्षित रहेगा। ओके, और यदि भविष्य में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और इस कानून के बीच की जो बैर है, इस कानून के बीच का जो संघर्ष है, यदि वो किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया जाता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है, तो भविष्य में इस कानून को दोबारा पुनर्जीवित किया जा सकेगा, यानी कि इसको दोबारा नींद से उठा के बोला जाएगा कि अब आप आओ और काम करो। ओके, तो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या है कि कोई भी जो पूर्व संवैधानिक कानून है उसको पूरी तरह से मृत घोषित ना किया जाए, और उसको मृत घोषित ना करके क्या किया जाए, उसको सुला दिया जाए कि आप जीवित तो हो लेकिन अब आप काम नहीं करोगे। ओके, और आप फंडामेंटल राइट की छाया में, उसकी शैडो में सुरक्षित रहोगे, यानी कि आप फंडामेंटल राइट की शैडो में आराम से सो, और काम कौन करेगा? काम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार करेगा। और यदि भविष्य में कोई ऐसा संशोधन होता है संविधान में जिससे कि इस कानून के और मौलिक अधिकार के बीच का जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाए, तो इस कानून को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आता है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1959, यानी कि दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला 1959। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फ्रेंड्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कैन ओनली बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैज टू बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड वाइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आच्छादन का सिद्धांत है उसे केवल पूर्व संवैधानिक कानून की रक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि ऐसे कानून जो संविधान लागू होने के पहले बनाए गए हैं। और क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये ऐसे कानून जो थे वो शुरुआत से अवैध नहीं थे, यानी कि दे वर नॉट इनवैलिड एब इनिशियो, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने के बाद बनाए गए हैं और जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उनको अवैध घोषित किया जाएगा। क्यों अवैध घोषित किया जाएगा? क्योंकि ये शुरुआत से ही अवैध हैं। शुरुआत से अवैध हैं क्यों? क्योंकि संविधान लागू हो चुका था, मौलिक अधिकार पहले से थे, तब भी इस कानून को इस प्रकार से बनाया गया कि ये क्या कर रहा है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये कानून शुरुआत से अवैध है, इसलिए इसकी रक्षा नहीं की जाएगी और इस कानून को अवैध घोषित किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आता है अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस 1974, यानी कि अंबिका मिल बनाम गुजरात राज्य मामला 1974। और इस केस में क्या हुआ 1974 के कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल एज
पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने फैसले को उलट दिया। यानी कि जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में दिया था, उस फैसले को उलट दिया। और अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आच्छादन के सिद्धांत का प्रयोग उन सभी कानूनों के संरक्षण के लिए किया जा सकता है जो संविधान के लागू होने के पहले बनाए गए हों या लागू होने के बाद बनाए गए हों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी यदि अच्छा कानून है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संविधान लागू होने के पहले बनाया गया था या संविधान लागू होने के बाद बनाया गया था। उस कानून को आच्छादन के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के तहत संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। यानी कि उस कानून को पूर्णतः मृत घोषित नहीं किया जाएगा, उसको सुला दिया जाएगा। और यदि भविष्य में कोई भी ऐसा संशोधन होता है जो उस कानून और मौलिक अधिकार के बीच के संघर्ष को हटा दे तो उस कानून को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके बाद अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस वन और मोर फंडामेंटल राइट। यानी कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो एक या एक से अधिक मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उनके प्रभाव को कम करता हो। ओके, तो राज्य को, संसद को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ऐसे किसी भी कानून को बनाने का अधिकार नहीं है कि जो एक या उससे अधिक मौलिक अधिकार को छीन लेता हो या उसके प्रभाव को कम करता हो। और यदि इस प्रकार का कानून बनाया जाता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ओके, सो स्टेट यानी कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो किसी भी मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राज्य यानी कि स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है वो बहुत वाइड दी हुई है, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। तो जैसे कि राज्य या स्टेट में इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया है, जैसे कि जो केंद्र की विधायिका है यानी कि संसद यानी कि पार्लियामेंट, उसके अलावा केंद्र की जो कार्यपालिका है यानी कि एग्जीक्यूटिव, तो केंद्र सरकार की विधायिका और केंद्र सरकार की कार्यपालिका यानी कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों राज्य की डेफिनेशन में सम्मिलित हैं। उसके अलावा किसी भी राज्य सरकार की विधायिका और राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है वो भी इसमें सम्मिलित हैं इस राज्य की परिभाषा में। उसके अलावा जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ यानी कि स्थानीय जो सरकारें होती हैं जैसे कि म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका, उसके अलावा पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इन सबको भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। उसके अलावा जो कुछ अलग संस्थाएं होती हैं जैसे कि LIC है, ONGC है, सेल है, इनको भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो जिस प्रकार से राज्य की परिभाषा दी हुई है आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 में, वो परिभाषा बहुत अधिक वाइड है, यानी कि उसका मीनिंग बहुत उन्होंने बढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो स्टेट या राज्य की परिभाषा दी हुई है, इस परिभाषा को सिर्फ और सिर्फ संविधान के पार्ट 3 यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेट वर्ड है इसकी परिभाषा, जो राज्य शब्द है इसकी परिभाषा को बढ़ा दिया है। उसके अलावा जो कानून वर्ड है यानी कि जो लॉ वर्ड है इसकी परिभाषा को भी इसमें बढ़ा दिया गया है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ को किस हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया है कि परमानेंट लॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित की गई हों। उसके अलावा टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स, यानी कि अस्थायी विधियां जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, तो इनको भी इन्होंने लॉ के मीनिंग में इंक्लूड किया है। और ये जो मीनिंग है कि ये केवल फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के लिए है। उसके अलावा स्टेचुअरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलिकेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन, यानी कि जो प्रत्यायोजित विधान होते हैं यानी कि कार्यपालिका के जो विधान होते हैं, तो जो प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे कि अध्यादेश, आदेश, उपबुद्धि, नियम, विनियम, अधिसूचना, तो इन सभी को भी लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। यानी कि कोई भी जैसे अध्यादेश है, आदेश है, उपविधि है, नियम है, विनियम है, अधिसूचना है, इन सबको भी कानून की तरह से
ट्रीट किया जाएगा। इन सब को भी कानून की परिभाषा में इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ दैट इज कस्टम और यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, यानी कि विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे कि विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा। तो देश में जो जो हमारी रूढ़ियां हैं या प्रथा हैं जिनके पास कानून का फोर्स है यानी कि लॉ का फोर्स है, उनको भी यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो आर्टिकल 12 ने जो राज्य की डेफिनेशन दी है और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ने जो विधि यानी कि लॉ की डेफिनेशन दी है, उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है। और ये जो मीनिंग है ये केवल फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 के लिए यूज़ किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 यानी कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। सो क्या हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में कि इन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 आर्टिकल 15 वाज अमेंडेड एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि अनुच्छेद 15 में संशोधन करके उसमें अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया। ओके, सो क्या किया कि अनुच्छेद 15 में किया संशोधन और उसमें अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया। अब फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 है वो अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन था, यानी कि वो अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 की उल्लंघन करता था। अब चूंकि आपने एक नया प्रावधान जोड़ा अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और जो नया प्रावधान है वो किसी पुराने प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन कर रहा है, तो ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग गलत था, यानी कि ये जो था उसकी स्पिरिट के खिलाफ था, ये उसके प्रिंसिपल के खिलाफ था। उसके अलावा क्या किया कि इट अमेंडेड आर्टिकल 19 क्लॉज 6 एंड सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पर पुट ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 6 को संशोधित करके अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 6 पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तो क्या किया गया कि अनुच्छेद 19 खंड 6 को इन्होंने क्या किया, संशोधित किया, यानी कि उसको अमेंड किया, उसमें कुछ बदलाव लाए। और इसमें बदलाव लाके इन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 6 यानी कि क्लॉज 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसमें क्या किया, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इसमें कुछ प्रतिबंध लगा दिए। अब ये भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग गलत था, यानी कि असंवैधानिक था। उसके अलावा क्या किया गया कि अनुसूची 9 को जोड़ा गया, शेड्यूल 9 वाज एडेड। और शेड्यूल 9 क्या है, तो शेड्यूल 9 में जो भी लॉ, जो भी कानून का इंक्लूड कर दिया जाए उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि उस पर जो देश की जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, यानी कि न्यायिक यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, यानी कि जितने भी कानून अनुसूची 9 में हैं उन पर न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। ओके, तो उन पर न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग असंवैधानिक है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, तो उसके बाद क्या किया गया फ्रेंड्स कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। तो चूंकि जो पहला संशोधन अधिनियम था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो असंवैधानिक थी, तो इसलिए प्रथम संशोधन अधिनियम को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले 1951 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। तो अब ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो निर्णय दिया वो संसद के पक्ष में दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट हैज गॉट 2 टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि संसद के पास 2 प्रकार की विधायी शक्तियां हैं। तो पहली जो लेजिस्लेटिव पावर है वो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि साधारण विधायी शक्ति, और दूसरी पावर है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 368, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक विधायी शक्ति। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर यानी कि संवैधानिक विधायी शक्ति का प्रयोग करेगा, जो कि उसको आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 ने दी है, तो जो आउटकम होगा यानी कि जो उसका परिणाम होगा वो कोई साधारण कानून नहीं होगा, वो एक संवैधानिक संशोधन होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो संसद है देश का, वो संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकता है, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, अब चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आता है 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। तो क्या हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में कि तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 368 ओनली कंटेन्स द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डज नॉट कन्फर दिस पावर टू द पार्लियामेंट।
दस पार्लियामेंट कैन ओनली मेक ऑर्डिनरी लॉज। यानी कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, यह संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं करता। इस प्रकार से संसद केवल साधारण कानून बना सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार क्या बोला कि जो अनुच्छेद 368 है, यदि उसको पढ़ा जाए तो ये केवल ये बताता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। इसमें ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि संसद के पास संविधान को संशोधन करने की शक्ति है। ओके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं है, और इस प्रकार से संसद सिर्फ और सिर्फ साधारण कानून बना सकता है और संसद संविधान को अमेंड नहीं कर सकता है। अब संसद ने क्या किया, तो संसद ने भी रिस्पॉन्ड किया और संसद लेके आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, यानी कि 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। और इसमें संसद ने क्या किया कि पार्लियामेंट अमेंडेड द टाइटल ऑफ आर्टिकल 368, यानी कि इस बार अनुच्छेद 368 के शीर्षक को ही संशोधित कर दिया, उसको ही बदल दिया। तो पहले जो आर्टिकल 368 का टाइटल था वो क्या था, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। लेकिन अब इसके टाइटल को क्या कर दिया बदल के, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, यानी कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो अब अनुच्छेद 368 का जो आर्टिकल 368 का टाइटल था, शीर्षक था, वो क्या बन गया कि संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो इस बात से एक कंक्लूजन निकाला जा सकता था कि संसद के पास संविधान को संशोधन करने की शक्ति है और उसके लिए प्रक्रिया भी इस अनुच्छेद में दी गई है। उसके अलावा इट इंसर्टेड न्यू क्लॉज 4 इन आर्टिकल 13, यानी कि अनुच्छेद 13 में एक नया खंड 4 जोड़ा गया। और जो अनुच्छेद 13 में नया खंड जोड़ा गया था, नया क्लॉज जोड़ा गया था, यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4, यानी कि अनुच्छेद 13 खंड 4, ये क्या करता था, ये इस बात को डिक्लेयर करता था कि यदि संसद कोई भी संवैधानिक संशोधन करता है, अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है, तो जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3, यानी कि आर्टिकल 13 खंड 3 में जो विधि की परिभाषा दी हुई है, लॉ की डेफिनेशन दी गई है, ये उसके परे होगा, यानी कि ये उसके अंडर में नहीं आएगा। ओके, तो यदि संसद यानी कि पार्लियामेंट कोई भी संवैधानिक संशोधन करता है, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स में ही क्यों ना संशोधन करे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनवैलिड यानी कि अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो अब इससे दो चीजें हुई। पहली चीज तो ये हुई कि संसद को पुनः संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिल गई, और दूसरी चीज क्या हुई कि अब संसद जो भी कानून बनाएगा, मतलब संसद जो भी संवैधानिक संशोधन करेगा, यानी कि संविधान में संशोधन करेगा, वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो विधि की परिभाषा दी हुई है उसके अधीन नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स, अब फिर से क्या हुआ कि अब आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने गलती से 1773 बोल दिया था। एक्चुअल में मैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में सोच रहा था और वो ही सोचते सोचते मैंने 1773 बोल दिया, लेकिन इसका एक्चुअल है 1973। तो मैंने वो गलती से बोल दिया था, तो आप लोग प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें, ये 1973 है। और ये तो एक कॉमन सेंस की भी बात है कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो जितने भी केस आएंगे डेफिनेटली 1950 के बाद ही आएंगे। ओके, तो वो मुझसे गलती से मुंह से निकल गया था, और मैंने नोट्स की भी एक नई कॉपी अपलोड कर दी है, तो आप जाके नए नोट्स भी डाउनलोड करना है। तो जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है वो 1973 यानी कि 1973 में आया था। तो अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में क्या किया गया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस में क्या किया गया कि 24th अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ओके, क्यों? क्योंकि उसने फिर से संविधान में संशोधन कर दिया। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि संसद के पास शक्ति ही नहीं है संविधान को संशोधित करने की, और संसद ने फिर से संशोधन कर दिया, तो इसको चुनौती दी गई किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस बार कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि कोर्ट ने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने क्या कहा कि संसद ने, पार्लियामेंट ने ये जो 24वां संविधान संशोधन किया है ये बिल्कुल सही है, ये संवैधानिक है और ये गलत नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को बरकरार रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि संसद मौलिक अधिकार समेत संविधान के किसी भी भाग को संशोधन
कर सकता है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। यानी कि संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है, भले ही वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन वह संविधान के बुनियादी ढांचे से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करे। तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करते वक्त या फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन करते वक्त संसद को यह ध्यान रखना होगा कि वो बुनियादी ढांचे से किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ ना करें। अब फ्रेंड्स, बुनियादी ढांचा क्या होता है? तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं बताया, लेकिन आगे जो आने वाले जो केसेस थे, आगे जो केसेस आए, उनमें धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट ने हर केस में कुछ ना कुछ संविधान के बुनियादी ढांचे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बुनियादी ढांचा क्या होता है। ओके, तो इस बुनियादी ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर पे हम एक अलग से एक डेडिकेटेड क्लास रखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैंने नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप नोट्स डाउनलोड कर लें और आप डायरेक्टली मेरे ब्लॉग prashant-ies.blogspot.com से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है prashant-ies7, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके अलावा इस चैनल के बारे में कम से कम अपने 10 मित्रों को बताएं जो कि आईएएस की या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।